नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, 2024 का लोकसभा का चुनाव जब परिणाम आया तो परिणाम आने के बाद जितने पॉलिटिकल पंडित थे सब के सब एक तरह से भौचक रह गए। भारतीय जनता पार्टी भी भौचक थी। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम ने 2004 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की याद दिलाई। क्या था 2004 और 2024 का कनेक्शन? तो एक कॉमन चीज थी दोनों में कि 2004 में भारतीय जनता पार्टी शाइनिंग इंडिया के रथ पर सवार थी और टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही थी कि इस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता के सहारे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। लगभग वही हाल था 2024 में। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार के नारे के रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी जितने भी सर्वे ओपिनियन पोल हो रहे थे, हर में पहले की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। 282 2014 के लोकसभा चुनाव में, 303 2019 के लोकसभा चुनाव में। किसी भी कीमत पर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा एनडीए के साथ तो नहीं छुपाएगी, लेकिन सबको लग रहा था कि 303 का आंकड़ा जरूर पार करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार फील गुड के फेर में फंसी और 240 पर आंकड़ा आके अटक गया। और ये एक तरह से नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका था। पहली बार नरेंद्र मोदी अपने बलबूते पर बहुमत की सरकार नहीं बना पाए थे। एनडीए की गठबंधन के सहयोगी वैसे के साथ बनी थी, वैसे ये चुनाव पूर्व गठबंधन था, इसीलिए बीजेपी ने दावा किया कि ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है। लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दिया। परिणाम क्या हुआ? आपने देखा कि जिस हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान संघर्ष करती हुई दिखी, आधे आधे सीटों पर बट गई, उसी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पहले की तुलना में अधिक संख्या में सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हुई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं था, फिर भी महाराष्ट्र में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई। बिहार, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत ही क्लोज फाइट है, एक तरफा चुनाव जीतने में कामयाब रही। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से सत्ता छीनने में कामयाब रही। केवल झारखंड वह राज्य था जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। और ऐसा अपेक्षित भी लग रहा था, बीजेपी के लोगों को भी लग रहा था कि झारखंड में स्थानीय राजनीति की कुछ अपनी बीजेपी की अंदर की कमजोरी के कारण बीजेपी वहां हेमंत सोरेन को हराने में सफल नहीं हो पाई। अब बिहार चुनाव के बाद बंगाल का चुनाव है। 2026 में जिन 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें सबसे अधिक संभावना अगर बीजेपी को कहीं दिख रही है असम के बाद, तो वो राज्य है बंगाल। असम में भारतीय जनता पार्टी लगभग मान के चल रही है कि उसकी सरकार एक बार फिर से हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में आना तय है। और बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार बिहार वाला ही दांव आजमाने का एक प्रकार से मन बना लिया है। उसके कई संकेत मिल रहे हैं। तो क्या है बिहार वाला दांव? तो बिहार वाला दांव है बीजेपी का 3C फॉर्मूला। 3C फॉर्मूला क्या क्या है? तो पहला है क्राइम। मतलब बिहार में आपको याद होगा कि जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी ने लालू प्रसाद यादव के, राबड़ी देवी के शासनकाल के दिनों को याद दिलाना शुरू किया मतदाताओं को। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल में तथाकथित जंगल राज की बात याद दिलानी शुरू की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जदयू के नेताओं के द्वारा। और यहां तक कि प्रधानमंत्री ने कनपट्टी पे कट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और उसमें बीजेपी को सफलता मिली। बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को प्रतीक बताया ध्वस्त कानून व्यवस्था का। वही मॉडल बंगाल में आजमाने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की खराब कानून व्यवस्था के लिए, वहां स्थानीय स्तर पर अपराधियों के वर्चस्व के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेवार ठहराना शुरू कर चुकी है। तो पहला C है क्राइम। दूसरा है करप्शन, भ्रष्टाचार और साथ में बिहार वाला फॉर्मूला ही वंशवाद भी उसी का एक अंग कह लीजिए आप। कहा जा रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक साथ भ्रष्टाचार और परिवारवाद, वंशवाद, ममता बनर्जी जिस प्रकार से बिहार में बीजेपी ने लालू यादव के परिवार, मतलब लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती के मॉडल पर कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, मतलब नरेंद्र और नीतीश दो भाइयों को चिंता है बिहार की, इनको चिंता है देश की, इनको चिंता है विकास की, लेकिन लालू प्रसाद यादव को चिंता है केवल अपने बच्चों को सेट करने की। वैसे ही वही फॉर्मूला बंगाल में आजमाने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी और अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी का एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही जुड़ता जा रहा है ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी और उनकी बहू अभिषेक बनर्जी की पत्नी को इस रूप में दिखाने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का जैसे ये लोग भ्रष्टाचार के प्रतीक हो। तो क्राइम, करप्शन और तीसरा मामला आके निकल के आता है कम्युनलिज्म, जिसे भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण कहती है। कहा तो कम्युनलिज्म का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, ममता बनर्जी बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है। वही भारतीय जनता पार्टी पलटकर उसी आरोप को ममता बनर्जी के बारे में कहती है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की प्रतीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार से बिहार में लालू यादव के परिवार को, लालू प्रसाद यादव के परिवार को, तेजस्वी यादव को तुष्टीकरण का प्रतीक दिखाया बिहार में बीजेपी ने, वही फॉर्मूला बंगाल में भी है, वही परिस्थिति बंगाल में भी है। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाती है ममता बनर्जी पर। जैसे बिहार में घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाया अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के बहाने, जब विपक्ष ने एसआईआर को मुद्दा बनाने का प्रयास किया, जैसे बिहार में कांग्रेस पार्टी ने, आरजेडी ने, वैसे ही बंगाल में भी ममता बनर्जी एसआईआर को मुद्दा बना रही है। तो जब एसआईआर को मुद्दा बना रही है तो भारतीय जनता पार्टी सीधा आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी के कारण ही पूरे देश भर में जितनी भी बांग्लादेश से जुड़ी हुई सीमा है वो सब के सब पर फेंसिंग हो चुका है, घुसपैठ बंद है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में नहीं है, इसी कारण जिन राज्यों में भी घुसपैठ होता है बांग्लादेश से, चाहे वो घुसपैठ बिहार में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे किसी भी राज्य में घुसपैठ हो रहा हो, वो सब घुसपैठ बंगाल के रास्ते ही होता है। तो बंगाल के रास्ते घुसपैठ कराने का आरोप ममता बनर्जी पर इसलिए लगता है कि ममता बनर्जी उनको घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहती है। तो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म का ये तीनों आरोप बिहार की तरह ही भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर चस्पा करने का लगातार प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों मुद्दों पर ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ने वाला एकमात्र विकल्प बताते हुए भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से व्यूह रचना कर रही है बंगाल में। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जैसे बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में जिस प्रकार का ध्रुवीकरण क्या था, बिहार में ध्रुवीकरण का मॉडल क्या था? बिहार में था ध्रुवीकरण का मॉडल कि बिहार में लालू यादव को मुसलमान और यादवों की पार्टी बताना, मुसलमान और यादवों की पार्टी बताना, MY की पार्टी बताना। वैसे ही बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को, चूंकि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूं, डरने वाली नहीं हूं, तो उसी को मुद्दा बीजेपी वहां बना रही है कि लगातार कि ममता बनर्जी मुसलमान और ब्राह्मण की राजनीति ही केवल करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रयास है बंगाल में कि ये जो MB समीकरण है, जैसे बिहार में MY समीकरण था, तो बंगाल में MB समीकरण के खिलाफ कैसे बीजेपी ध्रुवीकरण कराने में सक्षम हो सके। तो उसी प्रकार की रणनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई दिख रही है बंगाल के चुनाव के लिए। और बिहार की तरह बंगाल में बीजेपी की यह रणनीति कितनी सफल होती है वो तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन संकेत तो ऐसा कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ममता बनर्जी परेशानी में है।
क्यों है? एक और कारण है बिहार कनेक्शन। कारण क्या है? जैसे आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में फुरफुरा शरीफ के कारण उतना नुकसान ममता बनर्जी को कोई नुकसान नहीं हुआ, आप कह सकते हैं एक प्रकार से। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के होने वाले खेल से ममता बनर्जी भयभीत है, ममता बनर्जी भी डरी हुई है। इसीलिए आपने देखा कि ममता बनर्जी ने जब ही हुमायूं कबीर ने यह घोषणा किया कि वो बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराएंगे बंगाल की धरती पर मुर्शिदाबाद जिले में, वैसे ही ममता बनर्जी ने 1 मिनट की देरी नहीं की हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल देने में। आप याद कीजिए बिहार में भी क्या हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी ममता बनर्जी के समक्ष गिड़गिड़ाते रहे कि आप 6 सीट कम से कम दे दीजिए, हम आपको हर सीट पर आपका मदद करने को तैयार है। लेकिन तेजस्वी यादव तैयार नहीं हुए, क्योंकि तेजस्वी यादव को पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। ममता बनर्जी को भी पता है। इसीलिए ममता बनर्जी ने बिहार की तरह ही हुमायूं कबीर को कोई घास नहीं डाला, बल्कि उल्टे जितना जल्दी हुआ ममता बनर्जी ने तुरंत का तुरंत, आप कह सकते हैं, हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालने में कोई देर नहीं लगाई। तो ये आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बिहार में घटनाएं घटी, सेम एकदम ट्रू कॉपी आप कह सकते हैं बंगाल में घटनाएं घट रही हैं। अब सवाल केवल इतना है कि परिणाम क्या बिहार वाला होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम हर उस खबर का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते हैं जिसको जानने की, समझने की आपकी रुचि रहती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।